अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास ओपन योर फिजिक्स बुक पेज नंबर 67। बेटे मैंने अपने लास्ट टॉपिक में आपको हमने क्या पढ़ा था, हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कंप्लीट कर ली थी और उसकी दो टाइप्स थी, एक काइनेटिक थी और एक स्टैटिक थी। ये दोनों हमने विद एग्जांपल जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है आपका टर्मिनल वेलोसिटी। पेज नंबर 67 पे हूँ बेटे मैं। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट falls freely it is accelerated by an amount g is equals to 10 meter per second square, but practically the acceleration may be different. Air resistance always plays an important role in determining how fast an object accelerates when it falls. If we drop a cricket ball and a piece of styrofoam of the same weight from a certain height, they will hit the ground at the same time only if there were no air resistance. Both would fall with the same acceleration g is equals to 10 meter per second square. Practically the ball in air would drop faster. The styrofoam have large surface, would face greater opposing force of the air, thus move slowly. Experiments have been made in this respect and it was found that faster an object falls, the more air resistance will be exerted on it. A speed is finally attained at which the upward force of air resistance balances the downward force of gravity. When this happens, the object stops accelerating, it keeps falling at a constant velocity. ये बेटे ऊपर at a constant velocity. The constant velocity achieved by an object is called terminal velocity. When even a heavy object like a meteorite does not gain an infinite velocity as it falls to the earth. The principle applies to paratroopers. Air resistance acting against the large surface area of a parachute allows for a descent at a safer velocity. मैंने जो बेटे अभी टॉपिक रीडिंग की है, जिस टॉपिक की डैट इज टर्मिनल वेलोसिटी, क्या चीज़ पढ़ा है हमने अभी? टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ी है। टर्मिनल वेलोसिटी बेटे क्या चीज़ है? जब भी टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या, अब सारा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ेंगे विद एग्जांपल। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली जो है वो फॉल करता है, फ्रीली फॉल का मतलब क्या होता है कि किसी भी हाइट से वो नीचे की तरफ जो है डाउनवर्ड अर्थ की तरफ आने की कोशिश करता है, तो अर्थ की एक ग्रेविटी है बेटे, वो क्या चीज़ है? वो है g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको पता है। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो चीज़ ऊपर से कोई भी अगर फ्री फॉल आ रहा है तो उसको अपनी तरफ से अट्रैक्ट करती है, और वो चीज़ हमेशा डाउनवर्ड जो है वो आती है। किसकी वजह से आती है? g की वजह से आती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चीज़ तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ आ रही है कि जो चीज़ भी डाउनवर्ड अगर मूव कर रही है बेटे, उसमें एक और चीज़ भी, एक नई चीज़ है, वो भी उस पर बहुत इफेक्ट कर रही है। वो क्या चीज़ है बेटे? वो है एयर रेजिस्टेंस। क्या चीज़ है? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी फ्री फॉल बॉडी जो कि अर्थ की तरफ आ रही होती है, उसकी स्पीड पे जो है, उसकी वेलोसिटी पे जो है बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। ये हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी तेज़ी से, हाउ फास्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। आपको कॉमन एग्जांपल बुक में दी हुई है कि अगर हम क्रिकेट बॉल और एक पीस ऑफ स्टायरोफोम जो है सेम वेट का सर्टेन हाइट से जो है वो हम फेंके हैं, तो ये क्या है? ये दोनों के दोनों जो हैं एक ही टाइम पे बेटे क्या करेंगे? ये मतलब अर्थ पे गिरेंगे, आके ग्राउंड पे। कब? जब अर्थ कोई भी आपके पास क्या, नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, और दोनों सेम एक्सेलरेशन से जो है वो अर्थ की तरफ मूव करेंगे। वो क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो द बॉल इन द एयर वुड ड्रॉप फास्टर, ठीक है ना, कि अगर मतलब हवा हो, एयर हो सारी एटमॉस्फेयर में, तो जो बॉल एयर में होता है वो जल्दी जो है वो नीचे आता है। जो स्टायरोफोम है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, और उस ग्रेटर अपोजिंग फोर्स ऑफ एयर होती है।
यानी कि जो एयर की अपोजिंग फोर्स जो है अगर वो ज्यादा होगी ना, मैंने क्या बता रही हूँ, एयर की अपोजिंग फोर्स, ठीक है। एयर भी एक फोर्स क्रिएट करता है जो कि किसी भी स्पीड को, किसी भी चीज की स्पीड को इफेक्ट कर रही होती है। तो एयर की अपोजिंग फोर्स जो है, अगर क्या मैंने बताया, एयर की अपोजिंग फोर्स जो है वो क्या हो, अगर ग्रेटर होगी तो वो क्या करती है, वो स्पीड को स्लो डाउन कर देती है। तो मैंने हम जो एग्जांपल पढ़ रहे थे, जो बॉल है उस वो जल्दी फास्टर जो है वो अर्थ की तरफ बेटे मूव करेगा। जो स्टायरोफोम है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसीलिए ग्रेटर जो अपोजिंग फोर्स जो एयर की है वो उस पर होगी, और उससे क्या होगा कि उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी, और वो बॉल की निस्बत थोड़ा सा बाद में जो है वो आएगा। क्लियर है। उसके बाद फिर क्या चीज़ बताई है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो है इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो किए गए हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर उस पर एयर रेजिस्ट जो अगर हो, अपोजिंग फोर्स एयर की हो, तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है, उस पर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इन द एंड हमारे पास क्या चीज़ जो सारे एक्सपेरिमेंट से हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है कि स्पीड जो है किसी भी बॉडी की, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कैसे क्या हो रहा है, उसमें क्या होता है कि जब अपवर्ड से बेटे, अपवर्ड हम ऊपर से कोई चीज़ नीचे की तरफ अगर आती है डाउनवर्ड, तो क्या होता है, जो अपवर्ड फोर्स है, किसकी फोर्स बेटे, एयर रेजिस्टेंस जो है वो डाउनवर्ड फोर्स को क्या कर लेती है, बैलेंस कर लेती है। क्या मैंने बताया, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स को कौन क्रिएट कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड फोर्स, और जो आपका ग्राउंड है वो कौन सी है, वो आपकी डाउनवर्ड फोर्स है। किसकी डाउनवर्ड फोर्स है, वो ग्रेविटी की फोर्स है। दो फोर्सेस का नाम मैंने लिया, एक फोर्स मैंने कह दी अपवर्ड फोर्स, एक फोर्स मैंने क्या कह दी, डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वो हो रही है एयर रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वो ग्रेविटी की वजह से। तो स्पीड जो है, जब स्पीड किसी भी चीज़ ने अटेन करनी है वो तब करते हैं जबकि आपकी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स जो हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। और जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और इट की फॉलिंग, वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है, कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी के साथ जो है वो मूवमेंट करता करता डाउनवर्ड आ जाता है। और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी जो उस ऑब्जेक्ट ने जो है जब अचीव कर लेता है वो ऑब्जेक्ट, तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। आगे आपकी बुक में एक और एग्जांपल दी हुई है कि हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक मेटेराइट जो है does not gain an infinite velocity as it fall to the earth। मतलब ये बताया हुआ है कि हैवी ऑब्जेक्ट जो हैं जैसे कि मेटेराइट हैं, ये जो है इन्फिनिट वेलोसिटी जो है ये गेन नहीं करते जब ये अर्थ की तरफ आते हैं, ठीक है। और यही प्रिंसिपल जो हमने अभी मैंने आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड जो फोर्सेस का पढ़ाया है, यही प्रिंसिपल बेटे हम पैराट्रूपर्स पे भी जो है अप्लाई करते हैं। एयर रेजिस्टेंस जो है वो लार्ज सरफेस के अगेंस्ट जो है वो एक्ट करती है, जिसकी वजह से पैराशूट जो है जो पैराट्रूपर है वो अलाउ करते हैं कि वो सेफर जो है वो लैंड जो है डाउनवर्ड जो है वो मूव करे। इन द शॉर्ट हमने क्या पढ़ लिया, हमने जो आज टॉपिक पढ़ा डेट इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी में मैंने आपको क्या बताया, दो तीन चीज़ें हैं मेन जो हमने पढ़ी। हमने क्या पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता है कि फ्री फॉल जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ आता है। क्यों आता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करी होती है। अर्थ विद द अमाउंट जी, और जी की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू है। फिर आपको एग्जांपल दी हुई थी एक क्रिकेट बॉल की और एक जो है स्टायरोफोम की। जब हम ऊपर से इसको नीचे करें तो ये जो है एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो है ग्राउंड को हिट करेंगे, लेकिन सेम टाइम पे करेंगे। कब करेंगे, ये दोनों चीज़ें ग्राउंड को हिट करेंगी, ठीक है, सेम टाइम पे करेंगी। सेम टाइम पे कब करेंगी, जब एयर रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो होगी। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगी तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक ही टाइम पे ग्राउंड में नहीं आएंगी। ये बात आपने याद रखनी है। मेन चीज़ क्या प्ले करी है यहाँ पे, इनकी स्पीड को क्या चीज़ इफेक्ट करी है, एयर रेजिस्टेंस जो है वो इफेक्ट करी है, ठीक है।
उस जो स्टायरोफोम है उसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी जो अपोजिंग फोर्स होगी एयर की वो भी ग्रेटर होगी और ये स्लो मूव करेगा अगर जो है एयर होगी, ठीक है। और फिर हमने क्या, मैंने आपको बताया कि जो स्पीड है, जो फाइनली स्पीड अटेन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे आने के लिए बेटे, उसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे होते हैं, एक अपवर्ड फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स जो है वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होती है, जो अपवर्ड फोर्स है बेटे वो जो है एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्रिएट होती है। और जब ये होता है यानी कि दोनों फोर्सेस जो हैं ये अप्लाई हो रही होती हैं और जो है बैलेंस कर रही होती हैं एक दूसरे को, तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो जाता है एक्सेलरेट करना, ठीक है। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो डाउनवर्ड मूव करता रहता है। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है, यही मैंने सारा आपको आज डिफाइन किया, सारा समझाया। और यही दो फोर्सेस जो हैं जो मैंने आपको अभी बताई थी, डाउनवर्ड और एक अपवर्ड फोर्स जो एयर रेजिस्टेंस की है और डाउनवर्ड जो है ग्रेविटी की है, यही फोर्स जो है, यही फिनोमेना जो है, जो पैराट्रूपर्स हैं उनके ऊपर भी सेम यही फिनोमेना जो है अप्लाई होता है। और यहाँ पे आपके एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इन द एंड मैं उसको भी बताते जाती हूँ। टॉपिक है हमारा, फ्रिक्शन इन ह्यूमन जॉइंट इज वेरी लो बिकॉज ओवर बॉडीज कंटेन ए नेचुरल lubricating system. Consequently, though our bones rub against each other at the point as we move, yet bones do not normally wear out even after many years of use. देखिए बेटे, हमारी बॉडी में हमारी जो बोन्स हैं, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हमारी बोन्स में जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं, आप लोगों ने बायोलॉजी में चैप्टर पढ़ा होगा स्केलेटल सिस्टम का, वहाँ पे आप जॉइंट्स पढ़ के आए हैं। और जिन्होंने बायो नहीं भी पढ़ी उन बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ, जॉइंट्स बेटे वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे दो बोन्स जो हैं वो मीट करती हैं, मिलती हैं, उनको हम लोग जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग गौर करो तो जॉइंट्स भी तो मूव ही कर रहे हैं ना। जैसे ये मेरा आर्म है, आर्म में जॉइंट है, एल्बो जॉइंट ये जो है, ठीक है। इसी तरह नी पे भी एक जॉइंट है जिसकी वजह से मेरी लेग्स जो हैं वो बेंड हो जाती हैं। तो जॉइंट भी तो मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जॉइंट जब मूव करते हैं तो इनके दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होनी चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं है ये। और अगर फ्रिक्शन हो तो इसका मतलब है ये तो हीट अप हो जाए मशीन्स की तरह। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सारा फिनोमेना डिफरेंट है, क्योंकि जो ह्यूमन जॉइंट्स हैं इनके जॉइंट्स के दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वो बहुत लो होती है। वो क्यों लो होती है, क्योंकि हमारे जॉइंट्स के, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक नेचुरल लुब्रिकेटिंग सिस्टम जो है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। वो फ्लूइड क्या करता है, वो कम से कम जो है वेरी लो फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी बोन जो हैं वो जल्दी ख़त्म नहीं होती, ख़राब नहीं होती, बल्कि जो है वो एंड तक लाइफ के जो है वो अपना फंक्शन बहुत ईयर्स तक जो है वो परफॉर्म करती रहती हैं। क्लियर हो गया, ये आपने इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये आपने अच्छी तरह से करना है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपने मेरे से पूछना है। अगला टॉपिक है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये भी हम अभी पढ़ लेते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन, अभी हमने पढ़ के आए थे ना, अपने पीछे फ्रिक्शन पढ़ी थी। फ्रिक्शन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ी थी, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन के दो हमने टाइप्स पढ़ी थी, फिर हमने टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ी। आज जो चीज़ हमने अभी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सी है, रोलिंग फ्रिक्शन। द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन विच वी स्टडी सो फार इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये तो आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि ये दोनों स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो है टाइप्स हैं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर ए surface, the friction produced is called rolling friction. The idea of rolling friction is associated with the concept of wheel. In our everyday life, we observe that a body with wheels faces less friction as compared to the body of the same size without wheels. Ball bearing also play the same role as is placed by the wheel. Many machines in industries are designed with the ball bearing so that the moving part roll on the ball bearing and friction is greatly reduced. The rolling friction is about 100 times smaller than the sliding friction. The reason for the rolling friction to be less than sliding friction is that there is no relative motion between the wheel and the surface over which it rolls. The wheel touches the surface only at a point, it does not slide. बहुत
बहुत इजी टॉपिक है। हमने क्या पढ़ा बेटे, हमने फ्रिक्शन की नेक्स्ट टाइप पढ़ी, डैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या चीज़ है बेटे, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस के ऊपर रोल करता है, रोल का मतलब क्या होता है, गोल गोल इन सर्कुलर पाथ घूमना। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस के ऊपर रोल करता है तो उसके दरमियान में, उस सरफेस में और वो जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है उनके दरमियान में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसकी कॉमन एग्जांपल व्हील है। ठीक है, हम अपनी रूटीन लाइफ में जब अगर हम ऑब्जर्व करो तो आप लोग ये बात नोट करोगे कि कोई भी बॉडी जो व्हील के साथ है उसकी फ्रिक्शन जो है वो कम होती है बनिस्बत, अगर हम कंपैरिजन करें ना, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ व्हील प्रेजेंट है और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसमें व्हील प्रेजेंट नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर व्हील होता है उनकी फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होती है इन कंपैरिजन जिनका मतलब सेम साइज का ऑब्जेक्ट हो विदाउट व्हील हो। जो विदाउट व्हील है उनके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और जो विद व्हील है उनके अंदर फ्रिक्शन जो है वो बेटे लेस प्रोड्यूस होती है। आगे आपको एग्जांपल दी हुई है बॉल बेरिंग्स की। बॉल बेरिंग जो हैं बेटे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सेम रोल प्ले करते हैं जैसे कि व्हील प्ले करते हैं। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में जो है ऐसी मशीनरी जो है डिज़ाइन की जाती है जिसके अंदर बॉल बेरिंग हो। बॉल बेरिंग मतलब इसका मेन क्या होता है कि बॉल बेरिंग की वजह से जो फ्रिक्शन है ना मूविंग ऑब्जेक्ट्स में, मशीनरी के डिफरेंट पार्ट जब आपस में मिलते हैं तो आपको पता है फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन से जो है हीट काज होती है और हीट की वजह से आपकी जो मशीनरी है उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। तो बॉल बेरिंग जो है बेटे वो क्या करता है, बॉल बेरिंग बहुत सारी मशीनरीज में जो है वो यूज़ होता है और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि बॉल बेरिंग जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये तकरीबन 100 टाइम जो है ये स्मॉलर है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ी थी ना, तो ये कंपैरिजन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन का, कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है ये 100 टाइम्स जो है ये स्मॉलर है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ग्रेटर होती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब इसका रीज़न क्या है, जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो 100 टाइम्स स्मॉलर क्यों है, इसका रीज़न ये है कि बेटे स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन होती है, जो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन है बिकॉज देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द व्हील। इसका मतलब ये है कि व्हील और जो उसकी रिलेटिव सरफेस है जिसके ऊपर आपका व्हील रोल कर रहा होता है ना बेटे, उसके दरमियान में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होती। रिलेटिव देखो, एक चीज़ है कि वो जैसे दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देती हूँ। मैंने अभी बात क्या की है, पहले आप उस बात पे नोट करो, गौर करो। हम बात कर रहे थे कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना बेटे वो ग्रेटर है, जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो अबाउट 100 टाइम जो है स्मॉलर है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब ये क्यों है, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न बेटे ये है कि देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन, कि कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है किसके दरमियान में, व्हील के दरमियान में और सरफेस के दरमियान में। वो सरफेस जिसके ऊपर व्हील रोल कर रहा है इनके दरमियान में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। जैसे कि आपको मैं ये बताती हूँ, जैसे हम मशीनरी हम बता रहे हैं, जैसे मैंने मशीनरी में दो मशीन्स हैं, दोनों जब मशीन में ऑन करती हूँ तो वो दोनों पार्ट्स आपस में रगड़ते रहते हैं। ठीक है, और वो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, एक बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और फ्रिक्शन से जो है बहुत ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन व्हील के केस में क्या होता है कि व्हील जब रोल करता है तो वो क्या करता है, वो बेटे आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी जो है, व्हील जो है वो एक ही जगह पे तो नहीं घूमी जा रहा ना, बल्कि वो कंटिन्यूसली उसके पॉइंट चेंज हो रहे हैं, व्हील तो आगे जाता जा रहा है, एक सरफेस पे तो नहीं घूमता ना, वो तो आगे चला जाता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि व्हील और जो सरफेस थी, यानी कि आपने जब कार ड्राइव की, आपका व्हील जो है वो रोड के एक ही साइड पे तो रोल नहीं होता जा रहा, उसकी तो पोजीशन चेंज हो रही है, व्हील तो रोल हो के आगे जाता जा रहा है, ऐसे ही है ना, उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो मतलब व्हील में और जो आपकी रोड है यानी कि जो सरफेस है उसके दरमियान में रिलेटिव मोशन कोई भी नहीं होती नहीं है। देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन व्हील एंड द सरफेस। ठीक है, और यही वजह है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर होती है किसकी निस्बत, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत। ठीक है,
एंड पे लिखा भी हुआ है कि द व्हील टचेस द सरफेस ओनली एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के लिए टच करेगा फिर आगे चला जाएगा, फिर टच करेगा फिर आगे, मतलब आप चलते जाओ गाड़ी के तो आपका वो पॉइंट तो चेंज होता जाएगा बार बार, वो एक ही दफ़ा इस पॉइंट के साथ टच होगा, अगली दफ़ा नहीं होगा, इट डज़ नॉट स्लाइड। ठीक है, अच्छा बेटे ये तो टॉपिक था, ये हमने पढ़ लिया, कोशिश मैंने की है कि आपको समझ आए। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है, उनको भी हम एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। प्रैक्टिकली द कॉन्टैक्ट पॉइंट इज नॉट परफेक्टली सर्कुलर, इट बिकम्स फ्लैट अंडर प्रेशर एज शोन इन द फिगर। दिस फ्लैट पोर्शन ऑफ द व्हील हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लाइड अगेंस्ट द सर्फेस एंड डज प्रोड्यूस ए फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो बेटे एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है। कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या होता है कि जब आपका गाड़ी का व्हील जो है वो आपकी सरफेस के साथ, रोड के साथ कॉन्टैक्ट करता है। ठीक है, कभी कभार आपने कभी अगर गाड़ी को ड्राइव की हो फिर तो आपको बहुत जल्दी इसका आइडिया हो जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं भी करते तो आपने बेटे ऑब्जर्व ज़रूर करना है कि कभी कभार आपका जो टायर है वो क्या हो जाता है, वो फ्लैट हो जाता है अंडर सम प्रेशर, जैसे कि इस फिगर में लिखा है। जो नीचे सरफेस लगी है ये क्या हो जाती है, ये फ्लैट हो जाती है। ये जो फ्लैट पोर्शन है व्हील का बेटे, इसके अंदर एबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है कि ये स्लाइड करे अगेंस्ट सरफेस। ठीक है, और क्या कहते हैं, स्लाइड करे। ये जब फ्लैट हो जाता है तो ये स्लाइड करता है किसके साथ, सरफेस के अगेंस्ट, और जब ये सरफेस के अगेंस्ट स्लाइड करेगा तो ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट आपकी चीज़ आती है हॉवरक्राफ्ट, ये बना हुआ है। ठीक है, अ काइंड ऑफ शिप जो कि पानी में, वाटर में जो है वो उसकी मूवमेंट होती है, that can move over the surface of water and ground both. Air is ejected underneath by powerful fan forming a cushion of air. The hovercraft move over the cushion of air which offers very small resistance. ये आपको एक एग्जांपल दी हुई है, दिस इज हॉवरक्राफ्ट। ये एक बोट लाइक स्ट्रक्चर है, इसका शिप लाइक या बोट लाइक जो भी कह लो, शिप लाइक है, बड़ा है क्योंकि ये जो है ये सरफेस ऑफ वाटर पे और ग्राउंड दोनों पे इसकी मूवमेंट होती है, दोनों पे ये मूव कर सकती है। जब ये मतलब वाटर में मूव करती है तो इसके नीचे से जो है वो क्या चीज़ होती है, एयर रिजेक्ट होती है, एयर रिलीज होती है, और ये जो एयर रिलीज होती है ये क्या कर लेती है, इसके नीचे जो है एक कुशन फॉर्म कर लेती है। वो कुशन किस चीज़ का बना होता है बेटे, एयर का। और ये जो हावरक्राफ्ट मूव करता है ये इसी कुशन ऑफ एयर की वजह से जो है इसकी मूवमेंट होती है, और ये क्या करता है, ये बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो आपने जो है ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है इसको अच्छी तरह से करके आना। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई मुश्किल हुई तो आपने मेरे से पूछना है। आज के लेक्चर के लिए बेटे इतना ही बस मैंने पढ़ाना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा फ्रिक्शन ख़त्म हो गया है, फ्रिक्शन के मेथड रह गए हैं, तो हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये इंशाल्लाह हम लोग जो कमिंग लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। ठीक है, और जो कमिंग लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और इसको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। इन द एंड अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।